हाँ जी, नमस्कार। आज की हमारी सीरीज जो है पीवाईक्यू एमसीक्यू, चार हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें जो आधुनिक भारतीय इतिहास की है और एनसीईआरटी पुरानी और नई में से है। और इस श्रृंखला में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1919 तक का सफर। इस दौरान किन किन बातों पर हम जिक्र करेंगे, मैं एक समरी दे देता हूं, फिर सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित। इसमें स्पेशली आपको यह भी बताया जाएगा कि कथन कारण वाले प्रश्नों में एक मिस्टेक, हालांकि ये बता दिया जाता है कि दोनों में क्योंकि लगा लो, क्योंकि लग के अगर सही हो रहा है तो वो व्याख्या हो रही है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भी दो तीन टिप्स और होते हैं जहां व्याख्या सही हो जाती है। 1905 में हम देखेंगे कि सबसे पहले बंगाल विभाजन की बात होगी। बंगाल विभाजन के बाद क्या चलेगा? बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलेगा। उसके साथ साथ पैरेलल में क्या होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना इसी समय हम पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना। अब ये जितने भी टॉपिक हैं, ये टॉपिक किसमें दिए हुए हैं? फर्स्ट ग्रेड के आरपीएससी जीके के सिलेबस में पहली बार लगाए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 85 से 47 तक। तो ये 2 दिन में मैं आपको ये पूरा 1947 तक करवा दूंगा। फिर ये सेकंड ग्रेड एसएसटी में है। इसके अलावा तमाम प्रतियोगी परीक्षा जहां पर इतिहास शब्द लिखा हुआ है या आधुनिक भारतीय इतिहास, सब जगह है। मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर हम सूरत अधिवेशन पढ़ेंगे जहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस श्रृंखला में और क्या पढ़ेंगे हम? सूरत अधिवेशन के बाद हम जो कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, फिर गर्म दल के सदस्य जो है सत्ता से, वो जो कांग्रेस में जो अपना उनको ये था कि हमने कांग्रेस में अपना वर्चस्व रखना है, वो हट जाएंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आएगा। मार्ले मिंटो, मिंट में ही इन्होंने क्या कर दिया था? सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था, मुसलमानों को अलग से आरक्षण दे दिया था। 10 में कुछ नहीं, 11 में 1911-12 में क्या है? 11-12 में उधर वाले जो व्यक्तित्व होंगे, वो सम्राट जो होंगे, राजा जो होंगे, वो भारत में आएंगे। दिल्ली दरबार लगेगा। दिल्ली दरबार पर एक प्रश्न बनता है, दिल्ली दरबार वाले जो 1911-12 का सीन है, 1911-12। इसके अलावा 1913 में कुछ नहीं। 1915 में नर्मदल और गर्म दल के लोगों को कांग्रेस में एंट्री दी जाएगी। इसके बाद 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या होगा? लखनऊ समझौता होगा, जिसकी मदन मोहन मालवीय ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। लेकिन 1915 से पहले 1914 में क्या होगा? कामागाटा मारू प्रकरण होगा। कामागाटा मारू प्रकरण होगा। फिर 1916 में ही यहां पर पैरेलल दो चीजें चलेंगी। कौन सी? होम रूल आंदोलन। होम रूल 1 अप्रैल में चलेगा, तिलक वाला, और 1 सितंबर में चलेगा, एनी बिसेंट वाला। होम रूल आंदोलन में क्या होगा? 1917 जून 1917 में एनी बिसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सुब्रमण्यम अय्यर जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागेंगे। भारी विरोध होने के बाद फिर 1917 में स्वशासन की घोषणा करनी पड़ती है। मोंटेग्यू जो चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आएंगे और वो फाइनली फिर बाद में हमें देखने को मिल जाते हैं। और 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन होगा और इस विभाजन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। और 1919 तक का ये सारा सफर, इनमें से हिंदी ग्रंथ अकादमी में जितने भी तथ्य प्रश्न है, मैंने पूरा प्रयास किया कि सारी जो है प्रश्नोत्तरी आपको दे दूं। भाई इस इतने कार्यकाल में आपको कोई भी बात जो है ना छूट पाए, इंपॉर्टेंट, ऐसा मैंने प्रयास किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में आत्म शक्ति का बार बार आह्वान किया। स्वदेशी आंदोलन कब चलता है? 1905 में चलता है। इस समय की ये घटना है, 1905 में चलेगा। ठीक है। जुलाई में घोषणा होगी, है ना, और स्वदेशी बंगाल विभाजन की। फिर ये उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलेगा। उस समय आत्म शक्ति का बार बार आह्वान करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर घर बाहिरे उपन्यास लिखा था। अब इसमें क्योंकि लगाओ, क्योंकि के अलावा एक शब्द होता है इसीलिए। हमेशा ये जरूरी नहीं कि ये पढ़ के ये पढ़ा जाए कारण। ज्यादातर कथन कारण वाले प्रश्नों में क्या होता है कि आर, यानी कि जो ये वाला आर जो होता है उसको प्राथमिकता देकर उसको पहला पढ़ा जाए, फिर क्योंकि इसलिए लगाया जाए।
पहले इसमें भी लगा के देख लो, अगर नहीं हो रहा फिर उसमें भी। आगे मैंने इस तरह के प्रश्न डाले हैं, खूब सारे प्रश्न डाले हैं, आगे 3-4 प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पर मैं आपको कथन कारण की, आपका कथन कारण का प्रश्न क्योंकि लगाने से अगर सही हो रहा है, उसके अलावा 2-3 चीजें हैं, जैसे मैंने इसलिए बोला, और वो सिर्फ कारण ही नहीं, सिर्फ व्याख्या ही नहीं कर रहा हो, अगर वो उस घटना का परिणाम हो तो भी वो व्याख्या कर रहा होता है। यहां दोनों घटनाएं अलग है, क्यों? क्योंकि घर बाहरी उपन्यास ठीक है, बंगाल विभाजन पर आधारित है और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन है, पर ये घर बाहरी उपन्यास 1916 में लिखा गया है। असल में फिर क्या बात हो जाएगी, ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा। आत्मशक्ति का बार बार आह्वान उन्होंने घर बाहरी उपन्यास के जरिए नहीं दिया था, ये उपन्यास बाद में लिखा था, 1916 में था ये बंगाल विभाजन पर ही। तो पहले प्रश्न कि ये व्याख्या भरपूर है मेरे ख्याल से। दूसरी बात, यहां से हमारा जो है जो उग्रवादी विचारधारा, जिसको अतिवादी विचारधारा भी कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है कब से? क्योंकि 1905 से पहले 1885 से 1905 तक का जो सफर है उसको भारतीय इतिहास में उदारवादी युग कहा जाता है। यानी कि अनुनय विनय वाली जो निवेदन वाली नीति थी, भारतीय जितने भी नेता थे, जो वो लोग क्या थे, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे, सिर्फ हाथाजोड़ी करके कि आप हमारी बात मान लो, ये आपका कानून गलत है, इस तरह से हमारे पर जुल्म हो रहा है, भाई ठीक है, धरना प्रदर्शन विरोध, मतलब हाथाजोड़ी वाली बात, वो उदारवादी विचारधारा थी। बहुत सारे क्रांतिकारियों को लगा कि नहीं, टिट फॉर टैट होना चाहिए, अगर ये जुल्म करते हैं तो इन पर जुल्म किया जाए अंग्रेजों पर। तो पहला जुल्म हमें देखने को मिलता है 1897 में। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर 12 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तिलक ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं आयस्ट की हत्या के बाद अपने समाचार पत्र केसरी में इस कृत्य की आलोचना की थी। यहां आपको मैं बहुत सारी चीजें नोट करवाऊंगा जो आपको गाइड वगैरह में कहीं नहीं मिलती। एक शब्द आता है नाटू बंधु, एक तो मैं इस पे जिक्र करूंगा, नाटू बंधु, ठीक है। इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या, आयस्ट की हत्या कौन कर रहे थे? हत्या कर रहे थे चापेकर बंधु। कौन कर रहे थे? चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की थी, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी। चलो ठीक है, मान ली बात। अब यहां पर मिस्टेक क्या है? एक तो गिरफ्तार करके सजा कितने महीने की हुई थी? 18 महीने की हुई थी, 12 महीने के कठोर कारावास की सजा नहीं हुई थी। पहली बात यहां क्लियर हो जाती है, इसलिए यह गलत हो जाता है और यह सही हो जाता है। अब दो जगह पर तिलक को 2 बार सजा होगी, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहां 18 माह की सजा होगी, कहां पर? पूना में, पुणे के यरवदा जेल में डाला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने माह के लिए? 18 माह के लिए, ठीक है। एक सजा तिलक की जो है वो कितनी थी? 6 वर्ष की सजा। वो कब देखने को मिलेगी? 1908 में जो मजिस्ट्रेट होंगे मुजफ्फरनगर के, कौन? किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की हत्या कर देते हैं कौन? प्रफुल्ल चाकी। ये क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में आपके हैं, ये लगता है टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। प्रफुल्ल चाकी, और सबसे कम उम्र में जिसको फांसी हुई थी 18 वर्ष की उम्र में सबसे पहली बार, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, इन्होंने किंग्सफोर्ड जो था मुजफ्फरनगर का मजिस्ट्रेट था, उसकी हत्या कर दी थी। यह भी प्लेग वाली घटना से जुड़ी हुई बात है। इसमें प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेता है। प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेता है? आत्महत्या। खुदीराम बोस को क्या हो जाती है? फांसी। सबसे कम उम्र में पहली बार ऐसा हुआ था, 18 वर्ष का कोई लड़का जो है वो फांसी पर चढ़ाया गया था। अब जब ये हत्या हुई और इधर फांसी वाला सीन बना, प्लेग कमिश्नर जो जुर्म कर रहे थे, 1908 में भी तिलक ने अपने अखबार केसरी में लिखा था कि ये गलत हो रहा है, जुर्म हो रहा है, और जो क्रांतिकारियों ने किया वो ठीक है। क्योंकि तिलक जो थे वो भी उग्र विचारधारा के थे, अतिवादी विचारधारा के थे। उन्होंने लिखा कि ये सही हुआ, तो इन्होंने क्या किया? तिलक को उठाया, तिलक को उठा के 6 वर्ष के लिए कहां भेज दिया? म्यांमार में एक जेल पड़ती है, कौन सी? मांडले। मांडले जेल। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एग्जामिनर कथन कारण सत्य असत्य कितने सही है कितने गलत है, उनमें बस ऐसी मिस्टेक ही करवाता है। वो कह देगा
कि किंग्सफोर्ड की हत्या के जो था क्रांतिकारियों के पक्ष में समाचार पत्र केसरी में लिखा, तो तिलक को 6 वर्ष की सजा देकर यरवदा जेल में भेज दिया, पुणे जेल में भेज दिया। यहां सजा का समय कम कर सकता है वो। तो तिलक को 2 बार सजा हुई, दोनों ही मैंने आपको बराबर में लिखा दी है, ठीक है। अब इसके बाद तिलक क्या 1914 तक पैक रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 14 तक पैक रहेंगे तिलक। अब 14 में क्या होगा, राजनीति में पूरा उथल पुथल हो जाएगा, गर्म उग्र विचारधारा अपने आप में समाप्त हो जाएगी। फिर दोबारा से क्रांतिकारी विचारधारा देखने को मिलती है हमें 1915 में। जो था एक, मैं थोड़े से नाम लिखाता हूं आपको, वो प्रथम लाहौर षड्यंत्र। ये बात क्लियर होगी कि ये कथन गलत है, ये सही है। इसको कंटिन्यू करता हूं मैं, थोड़ा सा अपने इसको मिटा लेते हैं। अब पहले तो आपको अतिवादी विचारधारा के क्रांतिकारियों के नाम याद रखने होंगे। अतिवादी या उग्रवादी दल के लोग कौन कौन थे। इसमें आपको लाल बाल पाल तो चलो सबको पता होता है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट नाम लिखने होंगे। राज नारायण बसु, मैंने सेकंड ग्रेड वालों के लिए जो बुक लिखी थी ना, ये पूरी हिंदी ग्रंथ अकादमी 20 किताबों में से ज्ञान सरोवर से आती है, वो लिखी थी, उसमें ये सारा डिटेल से दिया हुआ है, ये नोट्स मैंने तैयार किए हुए थे। राज नारायण बसु और था अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी इंपॉर्टेंट रहेगा, अश्विनी कुमार दत्त। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार दत्त जो है स्वदेश बांधव समिति बनाएंगे 1905 में। अश्विनी कुमार दत्त को जब 1907 में सूरत अधिवेशन में विरोधाभास चल रहा था किसको अध्यक्ष बनाया जाए, फिर बाद में गर्म दल ने अश्विनी कुमार दत्त का नाम रखा था। एक है विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ठीक है। इन लोगों का आपने जो है वो नाम याद रखना है, इतने लोगों का। अब एक तो है विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, एक मैं नाम बताता हूं आपको, कौन सा, विष्णु पिंगले। कौन सा? विष्णु पिंगले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 1915 में प्रथम लाहौर षड्यंत्र हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम लाहौर षड्यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। आरपीएससी ने पहली बार जो है 2015 वाली वैकेंसी 2016 में पहली बार आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में यह पूछा था, प्रथम लाहौर षड्यंत्र में किसे सजा जो फांसी दी गई थी? विष्णु पिंगले। हालांकि बहुत लोग थे इसमें, तो बहुत सारे लोगों को जो है सजा सुनाई थी, बाद में माफ करके, तो 8-10 लोगों को शायद फांसी हुई थी। उसमें विष्णु पिंगले के साथ नाम था करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा असल में, जैसे अभी आपने नाम सुना होगा कॉकरोच पार्टी का, कॉकरोच पार्टी वालों के बारे में कहा जाता है कि ये पार्टी जो है विदेश से लोग कर रहे हैं और विदेश में रह के यहाँ के बारे में करना कोई ये बड़ी बात नहीं है, यहाँ के बोले। ये सारे हमारी क्रांतिकारी घटनाएं बताती हैं, जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं थी, ये लोग गदर पार्टी के लोग थे। कहां रह रहे थे? कनाडा, अमेरिका में। इन्होंने प्रथम लाहौर षड्यंत्र की योजना बनाई थी, लाहौर में षड्यंत्र करने की, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी, तो प्रथम लाहौर षड्यंत्र जो उन्होंने षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश कर दिया, तो इन लोगों को सजा हुई थी। ये विष्णु पिंगले है, ये विष्णु शास्त्री, इसका नाम पूरा विष्णु नारायण पिंगले, ये विष्णु शास्त्री चिपलूणकर है, मिलता जुलता नाम आया, मैंने यहां पर लिख दिया। तो आपको यह ध्यान रहना चाहिए, अतिवादी विचारधारा के लोगों के नाम याद रहने चाहिए। इसके अलावा जितने नाम आएंगे वो सारे नर्मदल के हो जाएंगे, उदारवादी विचारधारा के हो जाएंगे। इसको एक नाम और क्या दिया जाएगा? गर्म दल। गर्म दल, गर्म स्वभाव के, अतिवादी विचारधारा के, उग्र विचारधारा के जो लोग होते हैं, अपने कहते हैं ना उग्रवादी आए थे, उग्रवादी आए, तो उग्र जो वाद क्या है, विचार है, उग्र विचार के लोग। तो इसके अलावा जितने नाम होंगे आप ये मुख्य मुख्य नाम याद रखना, वो सारे किसमें आ जाएंगे? फिरोज मेहता है और गोखले साहब हैं, उनके नाम हम कहां रख लेते हैं? नर्मदल में उनके नाम रख लिए जाते हैं। तो 1915 में फिर क्या है, हमें क्रांतिकारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। गर्म दल के जो लोग थे ये सारे कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, बता दूंगा। एक संन्यास ग्रहण कर लेगा,
अपने अरविंदो घोष भी यहां पर, अरविंद घोष जिसको हम कहते हैं, ये तो संन्यास ग्रहण, राजनीति से दूर चले जाएंगे, एक यूएसए चले जाएंगे, एक इंग्लैंड चले जाएंगे। तो ऐसे करके बाल गंगाधर तिलक बचेंगे 1914 में जब बाहर आएंगे। उन्होंने सोचा कि अब गर्म विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन चला, सॉरी, जो गर्म दल की विचारधारा थी उनके लिए स्वराज्य का अर्थ अलग था, और एक जो विचारधारा आएगी ना होम रूल लीग, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। प्रश्न जो है एग्जामिनर कहां से बना ले, आपका गलत नहीं होना चाहिए। होम रूल लीग और गर्म दल की विचारधारा में, दोनों में स्वशासन का अर्थ अलग अलग था। होम रूल लीग क्या कहेगी, वो कहेगी कि स्वशासन क्या होता है, होम रूल लीग, क्योंकि तिलक बाद में अपने विचार त्याग देते हैं कि अंग्रेजों के विरोध में अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये कहेंगे कि जो डोमेनियन स्टेट है वैसा अंग्रेजों के अधिकार में रहते हुए स्वशासन की मांग करना। गर्म दल की जो विचारधारा थी वो कहती थी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये सारी बातें याद, चलिए आप इनके नाम जरूर याद रखना। अश्विनी कुमार दत्त वो सोसाइटी बनाएंगे, है ना, स्वदेश बांधव समिति बनाएंगे, ये बात क्लियर होगी। देखो व्याख्या भरपूर आपको दी जाएगी, हो सकता है आपको समय ऐसा लगे समय ज्यादा लग रहा है। चलो, उग्र राष्ट्रवाद की उदय और विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उग्र राष्ट्रवादियों के उदय का प्रमुख कारण अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां व उदारवादियों की आवेदन निवेदन, इसको अनुन्य विनय भी कह सकते हैं, अनुन्य विनय की नीति की विफलता थी। इस विचारधारा के समर्थक ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे और संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वतंत्रता चाहते थे। ये तो गलत हो गया, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रखते थे उग्र वाले, कौन रखते थे, उदारवादी रखते थे इसमें विश्वास। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और यह पूर्णतः असफल रही। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, तो 2 नंबर गलत हो गया। तो ये एक बात जरूर ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आता है वो पूछता है कितने कथन सही है। अब बच्चे जो पहली बार पेपर देते हैं, दूसरी बार, वो क्या सोचते हैं, केवल एक, यानी कि वो कह रहा है कि केवल ये सही है, केवल 2 यानी कि केवल 2 सही है, सभी 3। तो यहां पर केवल 1, केवल 2, कई बार प्रश्न ऐसा होता है कितने कथन सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो यहां ध्यान रखना 2 सही है, तो इसका मतलब 1 और 3 सही है, कितने, 2 कथन सही है। अब कहीं ये सोच लो केवल 2 नंबर, 2 नंबर नहीं, कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है, 1 और 3। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अपनी जो टेस्ट सीरीज 2nd ग्रेड वाली अपन ने चलाई है, पहले 3rd ग्रेड वाले थी, तो उसमें सारे इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। ये प्रश्न तो हो गया, रिपीट में डाल दिया। चलो, उग्र राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन के बारे में, चलो, ये भी प्रश्न पहले शुरू होता है कि भारत में अतिवाद की उत्पत्ति के जो कारण थे उसमें अंतरराष्ट्रीय कारण कौन कौन से रहे, ये हम देखते हैं। पहला, वर्ष 1896 में अबिसीनिया जैसी कमजोर शक्ति इटली जैसी यूरोपीय महाशक्ति से पराजित हो गई थी। वर्ष 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश ने, अब ये कथन जो है मैं आपके जवाब का इंतजार नहीं करूंगा, ठीक है, आप बता दें, लेकिन मेरा मकसद यह है कि आपका वक्त जाया ना हो जल्दी जल्दी। अब ये 1896 में अबिसीनिया जैसी कमजोर शक्ति इटली जैसी यूरोपीय महाशक्ति से पराजित होगी, नहीं, अबिसीनिया जैसे अफ्रीका के एक छोटे से देश ने इटली को क्या कर दिया था, इटली हारा था इसमें। तो अपने वालों को यहां लगा कि एक छोटा सा देश इटली को हरा सकता है, अबिसीनिया जो कि पिछड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, उसने इसको हरा दिया, क्योंकि इटली वालों का उपनिवेश था ये, जैसे भारत जो है इंग्लैंड वालों का। तो हौसला हो गया। 1905 में जापान क्या कर देगा, रूस जैसी बड़ी पावर को हरा देगा, ये हौसला हो गया। तो ये बात तो गलत होगी भाई, अबिसीनिया जैसी कमजोर शक्ति इटली जैसी यूरोपीय शक्ति से पराजित होगी, नहीं, पराजित नहीं हुई थी, ये क्या हुई थी, जीती थी, जीत हुई थी इनकी, तो ये तो गलत हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। मिस्र, फारस व टर्की की जनता को वहां के स्वतंत्रता संग्राम में असफलता नहीं, उनको क्या लगी थी, सफलता हाथ लगी थी, जिससे भारतीय निराश हुए, नहीं, सफलता हाथ लगी और भारतीयों को हौसला हुआ कि इन देशों की जनता को भी वहां पर जो है स्ट्रगल किया, उसमें सफलता मिली, सक्सेस हुआ। तो ये भी गलत हो गया। तो ये पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, केवल 1 और 2 नहीं, केवल 2 नंबर कथन जो है वो सही है। ठीक लग रही होगी आपको सीरीज, तो अपने दोस्तों का, भाई बहनों का फायदा कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना। एक उसमें
चलो कमेंट कमेंट करो तो कोई नहीं। उग्र राष्ट्रवादी काल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास से संबंधित इन कथनों को पढ़िए। उग्र राष्ट्रवादियों ने सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं का पूरी तरह समर्थन किया और अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य माना। यह बात गलत हो जाती है। उन्होंने सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षा संस्थानों का क्या है, विरोध करना शुरू कर दिया था। अपने शिक्षण संस्थान बनाने, राष्ट्रीय शिक्षा समिति, जैसे हम कह रहे हैं स्वदेश बांधव समिति, और ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं बनी थी, बहुत सारी संस्थाएं बनी थी। तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने 1905 और 6 वाली जितनी संस्थाएं थी इस दौरान, वो सारी बुक में जो लिखी थी एक साथ ही मैंने जो है लिख दी थी, एक जगह पर रिसेट करके। जैसे अपने बात करें 1905 और 6 की, 1905 में यहां मैंने देखो 12 साल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति, बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा, और मनोरंजन गुहा ने बंगाल में व्रती समिति, 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे हिंदी में भारतीय सेवक समाज भी कहा जाता है, इनकी स्थापना की थी। तो 5 की बहुत सारी समितियां हैं। तो ये तो गलत हो गया। सर गुरुदास बनर्जी के प्रयासों से बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में की गई थी, तो ये कथन सही है। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद व बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, ये दोनों बातें सही है। अब क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही है? तो कथन 2 और 3 जो है वो सही है। उम्मीद है मुझे ज्यादा आपको स्पीड नहीं लगेगी, लेकिन इस समय थोड़ा स्पीडली करवाना पड़ेगा, है ना। चलो, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं और उनके समाचार पत्रों के, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अंग्रेजी भाषा में तथा मराठी भाषा में समाचार पत्रों का संपादन किया। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। अरविंद घोष युगांतर व वंदे मातरम जैसे पत्रों से जुड़े। ये सभी के सभी कौन है? उग्र विचारधारा के लोग हैं, ऊपर लिखा हुआ है, अरविंद घोष भी है इसमें। तो यहां पर टेक्निकल मिस्टेक आ गई। केसरी जो है वो मराठी भाषा में, मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में। ध्यान रख लेना, मराठा मराठी में नहीं है, मराठा अंग्रेजी में है। तो 1 नंबर कथन गलत हो जाएगा। 2 और 3। अब यहां वो नहीं है कि 1 2 सही है या 2 3 सही है, कितने कथन सही है? केवल 2 कथन सही है, ये बात हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा इनकी प्रवृत्ति, जो अपनी टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, मात्र 99 रुपए में ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन पर होते हैं, वो सारे हिंदी ग्रंथ अकादमी से जीके के 2nd ग्रेड, आप 1st ग्रेड देखिए, अगर वो टेस्ट का अभ्यास करना चाहो 6 बार उसमें अभ्यास आपका हो जाएगा। तो वो इस तरह से ही डिजाइन किए हुए हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून पारित कर प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया। लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1904 में, ये बात हो गई, 2 जगह लिखा गया, सॉरी। लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशासन का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण करना था। अब ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की डायरेक्टर लाइनें हैं, अगर कोई इतिहास विषय का नहीं तो वो क्या ही तो यहां क्योंकि लगा के काम कर लेगा। जो हमारे विषय, मूल विषय का हो वहां तो हम चलो ठीक है, कोई राजस्थान का जीके हो तो हमें बहुत पढ़ा होता, भारतीय इतिहास सबने नहीं पढ़ा, तो यहां क्या लगा देगा क्योंकि। अब ये कथन तो सीधा ही गलत है। एक कथन सही है, ए सही है, आर गलत है। क्यों? लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीयकरण करना था। विकेंद्रीकरण का तो मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र वाली बात होगी, सत्ता का विभाजन हो गया, वो केंद्रीकरण करना चाहता था। तो ये बात गलत होगी। ये सारे एकेडमी के जो हैं तथ्य हैं। अगर पीडीएफ, वो टेलीग्राम का लिंक और ऐप का दोनों का ही है, तो वहां पर मैं ये डलवा दूंगा अगर पीडीएफ चाहिए तो। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में, टैगोर ने कांग्रेस की प्रारंभिक राजनीतिक पद्धतियों की आलोचना करते हुए उसे भिखमंगी नीति कहा था। भिखमंगी। अब आप इस प्रश्न को अगर डालोगे ना आप कोई जेमिनाई एआई टूल्स पे, तो वो कहेगा नहीं, भिखमंगी नीति तो लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, वो दूसरे लोग कह रहे थे, तिलक वाला जो कुनबा था। लेकिन वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की राम लखन शुक्ल वाली बुक यहां अलमारी में पड़ी होगी कहीं, तो वो उसमें क्या है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये बुक पड़ी है मेरे पास, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसकी क्या है, भिखमंगी नीति कह के इसने आलोचना भी की थी। इस बुक की मैं इस बुक से डायरेक्ट आरपीएससी ने इस बार सिलेबस डिजाइन किया है। ये बुक अगर आप देख पा रहे हैं तो काफी बड़ी है, लेंथी है, इसका डेटा मैंने ले लिया है वैसे।
यह कथन सही है। अरविंद घोष ने अगस्त 1893 में इंदु प्रकाश समाचार पत्र में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला लिखी थी। दोनों अपने आप स्वतंत्र रूप से ठीक है, कोई इनका आपस में तालमेल नहीं है। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय मूलतः प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया था। उन्होंने बंगाल विभाजन का निर्णय, विभाजन का वास्तविक उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना था तथा बंगाल की राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना था। मूलतः प्रशासनिक कारण नहीं थे, मूल कारण तो क्या था, यही था। तो इसलिए ये तो बहाना था, ये तो बात ही गलत होगी। तो सिर्फ ये सही है, यानी कि ए गलत है, नीचे वाले ऑप्शन में होगा डी नंबर में, ए गलत है और आर सही है। थोड़ी स्पीड कम कर दूं का, अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है। बंगाल विभाजन की रूपरेखा के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां याद रखोगे। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। पढ़ते ही समझ आ जाता है कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त जॉन ब्रैडरिक ने सर्वप्रथम 1901 में बंगाल की सीमाओं में परिवर्तन का सुझाव दिया। लॉर्ड कर्जन दिसंबर 1903 को विभाजन की एक रिपोर्ट बनाकर भारत के गृह सचिव को भेजता है। यहां मोस्ट इंपोर्टेंट, गृह सचिव कौन है, रिजले, यही लिख देता हूं, गृह सचिव कौन है, एच.एस. रिजले, ठीक है, इंपोर्टेंट याद रख लेना। ये मुख्य आयुक्त ब्रैडरिक नहीं है, इंपोर्टेंट है। ब्रैडरिक जब बंगाल विभाजन हुआ लंदन में बैठे भारत के सचिव थे, ये रिजले गृह सचिव थे। तो मुख्य आयुक्त कौन था, मुख्य आयुक्त उस समय शायद एंड्रयू फ्रेजर था, फ्रेजर ही था, जिसे फिर बाद में पश्चिम बंगाल का जो बंगाल विभाजन होगा, पूर्वी बंगाल का फुल्लर को और फ्रेजर को क्या बनाया जाएगा, इधर बनाया जाएगा। तो यह बात तो बिल्कुल गलत होगी कि जॉन ब्रैडरिक नहीं, ब्रैडरिक को नहीं, फ्रेजर को भेजी थी, 1901 में भेजी थी, सीमाओं में परिवर्तन का सुझाव दिया था। और कर्जन ने दिसंबर 1903 को विभाजन की एक रिपोर्ट बनाकर भारत के गृह सचिव रिजले को भेजी थी। यह भी बात सही है। कई बार इन घटनाओं को क्या है कि वो क्रमानुसार व्यवस्थित करना दे सकता है, तो आप ध्यान रखना इस बात का। तो 1 और 3 कथन कौन से सही है, 1 और 3 सही है। इसको आगे कंटिन्यू करता हूं मैं आगे वाले प्रश्न में, यहां देखेंगे आप। चलो, बंगाल विभाजन 2 फरवरी 1905 को भारत सचिव, ये फ्रेडरिक लिखा गया गलती से, ये क्या है, ब्रैडरिक। ब्रैडरिक के नाम से योजना भेजी गई, इनको अगर क्रमानुसार लिखना आ जाए ना। और 9 जून 1905 को भारत सचिव इस योजना को स्वीकृति दे देगा, लंदन में बैठा 9 जून को। 1905 शुरू होते ही फरवरी में ये जून में छठे महीने में जाके 4 जुलाई को लंदन में, क्योंकि लंदन में ये बैठा है, घोषणा कर देंगे। 7 जुलाई को शिमला में घोषणा कर देंगे। इतना डीपली पूछना हुआ तो पूछ सकता है, लेकिन आपको 2 तारीखें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो 19 जुलाई को विभाजन की भारत में फाइनली घोषणा होती है। सीधा प्रश्न, हालांकि आजकल सीधे प्रश्न आने ही बंद हो गए। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया। अब बीच में सितंबर में कुछ नहीं होगा, जुलाई के बाद सीधा अगस्त आएगा। ये जुलाई में बंगाल विभाजन हो गया 19 जुलाई को ही, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसका विरोध करना शुरू कर देंगे। इसी दिन शुरू कर देंगे जब 7 जुलाई को शिमला में विभाजन की घोषणा हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उन्होंने अपने कमान संभाल ली और शुरू कर दिया था। और ये जुलाई में है, ये अक्टूबर में है, सितंबर में कुछ नहीं होगा। बीच में अगस्त आया, तो अगस्त में क्या चल जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगस्त में क्या चलेगा, स्वदेशी आंदोलन। हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का आंध्र प्रदेश में कौन नेतृत्व करेगा, दक्षिण की अन्य जगह पर कौन करेगा, मध्य में कौन करेगा, पंजाब में कौन करेगा, किधर कौन करेगा। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम जो है गीत इस समय सबसे ज्यादा गाया गया था। तो ये घटनाएं आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा इनको क्रमानुसार देख लेना भाई। चलो, तो इसके क्या है, सभी कथन, चारों कथन जो है सत्य है।
चलो नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में, ये देखो कितनी शानदार बात, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो रहा है और पूरे बंगाल में विजय दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जन भावनाओं के आगे झुकते हुए विभाजन के निर्णय को तुरंत वापस लिया। एक एक प्रश्न को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना, कंसंट्रेट करना। हमें अगर ये प्रश्न परोस के दिया जाता है हमें लगता है कि सही होगा, लेकिन अब तो आपको हो सकता है वहां दिमाग करना बड़े बड़े की पेपर हॉल से बाहर आके मेरे जैसा व्याख्या करवाएगा, नॉर्मल था, सामान्य था, कुछ भी नहीं। अगर इस तरह के प्रश्न बना दिए, नॉर्मल नॉर्मल वाली कोई बात नहीं होती, वहां दिमाग काम करना बंद हो जाता है। मुझे पता है जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस समय पेपर हॉल में क्या कंडीशन थी, वैसे क्या थी, और सर्विस लगने के बाद जितने भी पेपर दिए हैं, पेपर हॉल का माहौल ही अलग होता है। चलो ठीक है, अभी एक जॉब का मेरे को हौसला है, वो अलग है। विजय दिवस नहीं, इसको जो ब्लैक डे, राखी दिवस और अन्य इस नाम से जो है मनाए गए थे, काला दिवस, राखी दिवस के नाम पर, तो विजय दिवस तो नहीं है, ये तो बात ही गलत होगी। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जन भावनाओं के आगे झुकते हुए विभाजन के निर्णय को तुरंत वापस ले लिया। ये भी, ये नहीं कि दोनों ही बातें गलत है, कहां है, दोनों गलत है। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कई बार, दोनों बातें भी जो है गलत लगता है। अब यहां क्योंकि लग रहा है ना, अगर किसी को नहीं पता, वो कहेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में विजय दिवस के रूप में मनाया गया क्योंकि इस दिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जन भावनाओं के आगे झुकते हुए विभाजन के निर्णय को तुरंत वापस ले लिया। लो लगा लो, क्योंकि क्योंकि तो जच रहा है ना, एक बात है। स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ठीक है, इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1901 में नहीं, वर्ष 1906 में हुई थी। मुख्य आयुक्त एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर का कोई योगदान नहीं था, ये पूर्णतः भारतीय लोगों ने शुद्ध अपनी थी, क्योंकि स्वदेशी वाला बहिष्कार वाला प्रस्ताव जो है इस समय चल रहा था। तो ए कथन सही है और आर क्या है इसका, गलत है। 7 अगस्त 1905 को, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक के बाद स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को औपचारिक शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट तथ्य है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि जैसे ही 7 जुलाई को शिमला में घोषणा हुई थी, बाद में अपने पूरे भारत में घोषणा हुई थी 19 जुलाई को, तो शिमला में इन्होंने प्रस्ताव की घोषणा कर दी थी बंगाल। उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सबसे पहले बहिष्कार का प्रस्ताव वहां पर बात कर दी थी। इस ऐतिहासिक बैठक में मणिंदर चंद्र नंदी की अध्यक्षता में पहली बार आधिकारिक रूप से स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। इंपॉर्टेंट तथ्य है, बिल्कुल सही बात है। अब ये आप क्या मानते हो, कथन कारण बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई क्योंकि इस बैठक में, जो बैठक हुई थी मणिंदर चंद्र नंदी की अध्यक्षता में, पहली बार जो स्वदेशी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, तो वो शुरुआत होगी। क्योंकि लग के भी ये सही हो रहा है, ठीक है, तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र भारत माता का निर्माण सर्वप्रथम, ये अभी किस में आया था, 3rd ग्रेड वाले में आया था क्या, 10th की बुक में भी दिया हुआ है, 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। रीट वाली क्लासेज में शायद मैंने ये करवाया था, रीट अभी दोबारा आएगी, तो नए कोई भी जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके बहन भाई हो, अपने रीट पूरा ही निःशुल्क करवाते हैं, पूरा ही। जैसे सीईटी अभी पूरी निःशुल्क का प्लान चल रहा है, टीचर से बात हो रही है मेरी, क्योंकि उसमें बच्चे ज्यादा होते हैं, प्री एग्जाम में वो फीस बेचारे नहीं भर पाते, मूल एग्जाम के चलो कहीं भी पैसे देके पढ़े, तो मेरा प्रयास रहता है प्री एग्जाम फ्री पढ़ाने का। क्योंकि अभी हालांकि क्लासें पहले वाली पढ़ी हैं, वही है सिलेबस, लेकिन 7वीं 8वीं वो किताबें बदल गई, तो दोबारा से वो पढ़ाना पड़ेगा। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी, और पहली स्कॉलरशिप इन्होंने किसको दी थी, नंदलाल बसु को। नंदलाल बसु को इन्होंने पहली छात्रवृत्ति दी थी। जैसे इंडिया हाउस वालों ने उधर लंदन में दी थी, किसको, सावरकर को दी थी। ये बात ठीक है, ये बात भारत माता के सर्वप्रथम अवनिंदर ने दिया, अवनिंदर ने बनाया था, इसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाया था, तो ये तथ्य गलत हो जाता है, ये सही है, ए गलत है, आर सही है। और स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो आप एक काम करो,
इस प्रश्न को खुद पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करो। इस प्रश्न को खुद पढ़ लो और उत्तर देने का प्रयास करो। उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सरकार नियंत्रित शिक्षा संस्थानों के संस्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई, बिल्कुल। गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की, क्योंकि वो सर्कुलर निकला था असम वाला, वो स्किप हो गया। अगर वो प्रश्न में कहीं आए तो सर्कुलर वाली बात या तो वो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि उसका जिक्र करना जरूरी है। उसके जरिए इन्होंने क्या किया था कि जितने भी सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान थे उसको सरकार ने क्या किया, बंद किया था। वो सर्कुलर निकला था, उसका नाम जो है माइंड से स्किप हो गया। ठीक है, चलो। हाँ, मद्रास में पचेप्पा राष्ट्रीय कॉलेज और पंजाब में डीएवी आंदोलन जोर पकड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1908 में की गई। ये गलत है, 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी स्थापना। ये सही है, गुरुदास बनर्जी ने ये सही है। मद्रास में पचेप्पा राष्ट्रीय कॉलेज और पंजाब में, ये भी सही है, और ये गलत है। यानी कि 1 2 3 सही है। सही कथनों पर विचार करना है, सही बताने हैं, तो 1 2 3 सही है। लो भी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले, आ जाओ। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। बंबई व पुणे में बाल गंगाधर तिलक। मद्रास में कौन है, चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई। एम कृष्णा राव कहां थे, आंध्र प्रदेश में थे। और आंध्र प्रदेश में ये किस नाम से चला था, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। ठीक है, तो ये इसका क्या है, गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा व अन्य संस्थानों की स्थापना के संबंध में हमें ये दिया हुआ है, कौन कौन से। बंगाल नेशनल कॉलेज 14 अगस्त 1906 को प्रथम प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। बंगाल केमिकल फैक्ट्री पीसी राय, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त कहां पर, बारीसाल के अध्यापक थे। बंगाल में बारीसाल पड़ता है, कब, 1905। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको एक नाम और दे सकते हैं, कौन सा, भारत, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, लिख देते हैं, चलो। भारत सेवक समाज। ठीक है। अब इसका लाला लाजपत राय नहीं है। ये स्थापना कब होती है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में। ये भी 1905 में थी। ठीक है, 1905 में थी ये भी। और 1905 में इसकी स्थापना कौन करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसी ही एक संस्था है जिसका नाम क्या है, पीपुल्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। एक है सर्वेंट ऑफ, एक है पीपुल्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1921 में कहां पर, लाहौर में करेंगे। कौन करेंगे, लाला साहब करेंगे, लाला पीपुल्स की करेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बंगाल विभाजन पर विभिन्न जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमने पढ़नी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इसे एक बेहद निर्मम भूल और हमारे घाव पर नमक की तरह बताते हैं। गांधी के अनुसार भारत का वास्तविक जागरण, बाद में गांधी अपना शुरू करेंगे प्रोग्राम, तो वो कहते हैं कि हमारा जागरण तो बंगाल विभाजन से प्रारंभ हो चुका है, अब हमें तो बस, ये तीनों ही कथन सही है। विभाजन के पश्चात बने पश्चिमी बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल में बंगाल, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र शामिल थे। इसकी कुल आबादी 3.10 करोड़ थी। यह गलत हो गया, क्योंकि इसकी कुल आबादी 3.10 नहीं थी, कुल आबादी थी 5.40 करोड़। 5. जैसे पश्चिमी बंगाल हो गया, पश्चिमी बंगाल में राजधानी क्या है, राजधानी होगी कलकत्ता। आबादी क्या हो गई, आबादी होगी 5.40 करोड़।
राजधानी कलकत्ता। और इसका आयुक्त किसको बनाएंगे? आयुक्त बनाएंगे किसको? फ्रेजर को बनाएंगे। आयुक्त किसको बनाएंगे? फ्रेजर को। कौन कौन से शामिल है इसमें? बंगाल, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र। ये वाला सी नंबर सही हो जाएगा। और पूर्वी बंगाल में क्या होगा? असम वाला इलाका, असम के साथ चट्टगांव और वो वाले इलाके थे, ये जो थे, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। और ये जो है मुस्लिम बहुल इलाका था, मुस्लिम बहुल इलाका था, मुसलमान ज्यादा थे यहां पर। और इसका आयुक्त किसको बनाया गया था? आयुक्त बनाया गया था फुल्लर को। और इसकी आबादी कितनी थी? इसकी आबादी थी 3.10 करोड़। ये आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो लास्ट में देके आया हूं एग्जाम, उसमें भी यहां से एक प्रश्न उन्होंने पूछा था। उन्होंने राजधानी, वो पहली बार क्या है कि राजधानी पूर्व वाले में आप रखना, उधर वालों को वो ढक के रख दिया, उधर वालों को जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था, असम वाला एरिया था, 3.10 करोड़ थे। तो हिंदुओं वाला इधर मूलतः इलाका जो हो जाएगा 5.40 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुए शैक्षणिक बहिष्कार, ये मेरे नाम का वाटरमार्क ज्यादा ही लगा दिया इसने। 7 जुलाई को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति नाम से लेख लिखकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ठीक है। विपिन चंद्र, CR दास और अश्विनी कुमार बनर्जी द्वारा शैक्षणिक बहिष्कार की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। इंपोर्टेंट। सतीश चंद्र मुखर्जी, इंपोर्टेंट है, डॉन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये सारी बातें ही सही है। 1 2 3 कहां है? चारों सही है, चारों वाला ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 तीनों वाला, तीनों ही सही है इसके। ठीक है। जैसे ही 7 जुलाई को मैंने कहा था, 7 जुलाई को ये कहां पर? शिमला में वो घोषणा करते हैं। पहले लंदन में होती है ना, जून में, जुलाई में शिमला में, फिर 19 जुलाई को क्या है, भारत में पूर्णतः पूरे में घोषणा कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? 16 अक्टूबर को इसे लागू कर देंगे। ये ध्यान रखना है, 19 जुलाई और 16 अक्टूबर तारीख है। फिर 7 अगस्त को बीच में इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलेगा, ये ध्यान रखना। अब स्वदेशी आंदोलन के जस्ट बाद में ये 5 की घटनाएं होगी। 6 में भारत में क्या हो रहा था? अक्टूबर 1906 को शिमला शिष्टमंडल जो है, आगा खान के नेतृत्व में 36 मुस्लिम जो सदस्य होंगे वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलेंगे। मार्लेट सचिव था, वायसराय मिंटो था। इस शिष्टमंडल के प्रतिवेदन का प्रारूप अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य अर्क बोल्ड ने तैयार किया था। बिल्कुल सही है। मौलाना मोहम्मद अली ने इस शिमला शिष्टमंडल को ब्रिटिश सरकार द्वारा आदेशित प्रदर्शन कहा था, फरमाइशी प्रदर्शन। बाद में इसका जो प्रारूप बनाएंगे संविधान, जो ग्रीन बुक के नाम से मुस्लिम लीग का बनेगा, उसका प्रारूप यही तैयार करते हैं। बाद में इसको मना लिया था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1906 को। कहां पर? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां होगी? ढाका में, मुसलमान ज्यादा, वहां पर होगी। तो जो है ये ध्यान रख लेना। अब आपको 2 लोग याद रखने हैं। एक तो उस समय जो संस्थापक अध्यक्ष थे, और एक 1908 में आगा खां अध्यक्ष बनेंगे। ये दोनों ही याद रख लेना आप भाई। सलीमुल्लाह यहां लिखा होगा मैंने नीचे, बार हाथ से लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है। ये लो, मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। स्थापना कब होती है? दिसंबर 1906 में। 1908 में आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष बने। 1907 में लीग का क्या बना था? संविधान का प्रारूप बना था अलग से, और उसको नाम क्या दिया था इन्होंने? ग्रीन बुक दिया था मुस्लिम लीग के। इतनी बातें। और जिन्ना इस लीग की जो है, जिन्ना लीग के सदस्य कब बनेंगे? 1913 में जिन्ना लीग के सदस्य बनेंगे, और 1913 में वो क्या करेंगे? इसका पुनर्गठन करेंगे बाद में, मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के स्थल परिवर्तन के संदर्भ में इस कथनों को बताओ। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन पहले नागपुर में होना प्रस्तावित था, परंतु नरमपंथियों की रणनीतिक तौर पर इसका स्थल बदलकर सूरत करवा दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। नागपुर मध्य प्रांत में था, जहां मेजबान होने के नाते बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, जबकि सूरत मुंबई प्रांत में था। अब बहुत डीपली पढ़ा हो तब चीजें ध्यान आती है। यहां बात गलत हो गई। नागपुर मध्य प्रांत में था, बिल्कुल सही बात है। यहां पर मेजबान नहीं थे,
बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहां पर मेजबान थे? यहां पर देखो, नागपुर मध्य प्रांत में था, जहां मेजबान होने के नाते बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे, ठीक है, जबकि सूरत मुंबई प्रांत में था। रुको, इस तथ्य में थोड़ी सी गड़बड़ है। लो, सूरत मुंबई प्रांत में है, तो मुंबई के वो मेजबान थे, मुंबई के थे बाल गंगाधर तिलक, और नागपुर मध्य प्रांत में था। तो इन्होंने फिरोज शाह मेहता को कहा कि कांग्रेस में इस समय क्या है कि कांग्रेस वैसे नर्मदल हावी था, क्योंकि अंग्रेज नर्मदल के लोगों को, उदार विचारधारा के लोगों को प्रमोट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि नागपुर से बदलकर कहां करो, मुंबई कर दो, क्योंकि अगर नागपुर में होते तो तिलक पक्का बन जाते। और ऐसा यह होता था कि जिस जगह पे अधिवेशन हुआ वहां का लोकल अध्यक्ष नहीं बनेगा, मेजबान। तो इन्होंने नागपुर से निकाल के कहां बना दिया, सूरत। अब तिलक का पत्ता कट गया। तो फिर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने कहा लाला लाजपत राय को कि आप बन जाओ। लाला लाजपत राय को लगा कि भाई बात नहीं बनेगी, नरम दल का वर्चस्व हावी है, तो वो अश्विनी कुमार दत्त का नाम दे देंगे। लेकिन फाइनली 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, नरम दल और गरम दल दो गुटों में, और इसके अध्यक्षता रास बिहारी करेंगे, रास बिहारी घोष करेंगे, ठीक है। तो ये बात तो गलत होगी, उल्टा लिख दिया कि नागपुर मध्य प्रांत के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, वहां वो बन सकते थे लोकल, वहां वो जबकि सूरत मुंबई प्रांत में था, तो मुंबई के वो मेजबान थे, ठीक है, मेजबान मुंबई के थे और यहां वो नहीं बन सकते थे। तो वहां के मेजबान नहीं है ना, यहां के मेजबान होने के ना, मेजबान है ही नहीं, मेजबान कहां के, मुंबई के हैं, इसलिए ये तथ्य गलत हो गया। मेरा बनाया प्रश्न नहीं मुझे देख लो कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको करने में कितनी दिक्कत आएगी। यहां इसकी व्याख्या दी हुई है कि अगर ये पीपीटी भी मैं शेयर करूं, पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, सूरत विभाजन के बारे में। सूरत विभाजन हो गया, कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, क्योंकि असल में मसला क्या था, सूरत में विभाजन होने का मसला क्या था, स्वदेशी आंदोलन को लेकर यह था, नरम दल के लोग कहते थे कि सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, और गरम दल के लोग कहते थे, इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पूरे भारत में इसको फैलाया जाए। इस बात को लेकर दोनों में मतभेद हो गए थे। रास बिहारी घोष बाद में इसके अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय को सूरत विभाजन के बाद की बात करते हैं अपने, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर जेल भेज दिया, बाद में लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। गरम दल का क्या होता है देखते हैं, उग्र विचारधारा के लोगों का। अरविंद घोष, अलीपुर बम कांड आपको पता है, तो हालांकि क्रांतिकारी गतिविधियों में ये पढ़ाऊंगा मैं अभी। फरवरी 1910 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, सन्यासी बन गए वो तो। विपिन चंद्र पाल को मानहानि का मुकदमा चला के 6 महीने के लिए जेल हुई, और वो बाद में इंग्लैंड चले जाएंगे, 8 से 11 तक इंग्लैंड रहे। ये गरम दल के लोगों का क्या हुआ, ये सारा सीन यहां पर दे दिया। अब बचे तिलक। तिलक क्या करेंगे, तीनों कथन सही है। तिलक करेंगे होम रूल लीग आंदोलन। दिल्ली में दरबार 1911 में लगा, इसमें क्या हुआ था देखते हैं। जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ, दिल्ली दरबार लगा, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट द्वारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था हमें देखना है, 16 अक्टूबर 1905 को, और रद्द कब होता है, 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद भौगोलिक स्थिति को हूबहू वर्ष 1905 से पूर्व जैसा कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद बात क्लियर होती है, और सब्जेक्ट वालों को भी कई बार ये बात क्लियर नहीं हो पाती। ये कथन गलत है। देखो 1911 में जो घोषणा हुई और 1912 में फाइनली लागू हुआ, उसमें देखो परिवर्तन हुआ था बड़े पैमाने पर। देखो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, जगह नहीं है क्या कहीं पर, यही कर लेते। बंगाल विभाजन जब हुआ तो दो भागों में, पूर्वी बंगाल में असम वाला इलाका, पश्चिमी बंगाल में बंगाल बिहार उड़ीसा वाला ये इलाका जो था वो था। अब हूबहू वैसा नहीं किया, अब कितने भाग बना दिए, 3 भाग बना दिए। एक भाग कौन सा हो गया, एक भाग तो हो गया बंगाल, दूसरा भाग हो गया असम वाला, और तीसरा प्रांत उन्होंने 3 प्रांत बनाए थे, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, तीनों को मिलाकर 3 प्रांत बनाए थे। ये हूबहू वैसा नहीं, 2 भागों में नहीं, अब 3 प्रांत जो है बन गए थे। इंपॉर्टेंट तथ्य है काफी, यानी कि केवल 1 और 2 सही है,
ठीक है, तीसरा तथ्य सही नहीं है। यथापूर्व नहीं किया था, हूबहू ना आए, यथापूर्व जैसा कर दिया, बिल्कुल नहीं किया था, परिवर्तन किया था। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 के बारे में आप क्या जानते हैं? कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था कामागाटा मारू, ठीक है, जापानी जहाज है। कनाडा में क्या था कि भारत से डायरेक्ट कनाडा जाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा रास्ता नहीं था, और भारतीयों को जो जो डायरेक्ट भारत से आते हो उनको ही एंट्री थी, ऐसा कुछ कानून उन्होंने बना रखा था। लेकिन 1914 में क्या है कि वहां के कोर्ट ने जो डायरेक्ट भारत से नहीं भी आए थे उनको भी वहां पर एंट्री की परमिशन दे दी। ये सोचते हुए जो गुरदीप सिंह थे, हमारे यहां गंगानगर जिले के रायसेनगर तहसील के, हमारे यहाँ 31 पीएस गांव पड़ता है, यहां के थे वो। उनकी याद में हर वर्ष यहां पर कबड्डी वगैरह का मेला लगता है, हमें प्राउड है। चलो, उनका नाम, हमारे रायसेनगर का नाम शहीद बिरबल के कारण आता है, और भी बहुत सारी चीजें ना। तो मुख्य रूप से कनाडा में भारतीय प्रवासियों के प्रवेश से संबंधित एक कानूनी और राजनीतिक विवाद था, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ। सिंगापुर के व्यवसायी गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापान का जहाज किराए पर लेकर 376 यात्रियों को वैंकूवर पहुंचाया था। कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को आसानी से तटीय सीमा पर नीचे उतरने की अनुमति दी या नहीं दी? नहीं दी, अनुमति तो दी नहीं इनको, बिल्कुल परमिशन नहीं मिली। और 19 सितंबर को शायद ये हुआ था, हाँ 29 सितंबर को, 29 सितंबर 1914 को जब यहां पर उतरने की परमिशन नहीं दी, ये गलत है, तो वो उस कामागाटा मारू जहाज को कहां ले आए? बजबज जो बंदरगाह है, बजबज बंदरगाह कहां पर? बंगाल का, इधर बंगाल में इस साइड ले आए। यहां पर ले आए तो उन यात्रियों के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई अंग्रेजों की, और 18 लोग जो थे यात्री, तो वो क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है, मारे जाते हैं। ये सारा कामागाटा मारू प्रकरण था। कुल 376 यात्री थे, सिंगापुर के रहने वाले थे उसमें। वर्ष 1916, मूलतः हमारे यहां के थे वो। वर्ष 1916 का लखनऊ पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरफ नरम दल और गरम दल के मिलन का साक्षी बना। लखनऊ पैक्ट पर बात आ सकती है, इंपॉर्टेंट बात है। 1900, अगर देखो, ठीक है, और इसे एक बड़ी राजनीतिक भूल भी कहा जाता है। दूसरी तरफ, एक तो भी दो भागों में बटी हुई कांग्रेस एक होगी, दूसरा इसे राजनीतिक भूल भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक आधार पर आधारित पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। अब इसके बैक में जाता हूं, पहले तो इस बात पे। पृथक निर्वाचन वाली मांग कब मिली? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब देखो, आपके 1909, 19 और 35 का अधिनियम है। एक तरीका बता देता हूं उसको याद करने का। 1909 के मार्ले मिंटो, ये सचिव है, ये वायसराय है, ये भी ध्यान रख लेना। कई बार सत्य असत्य में बातें वो चेंज कर देता है। ये जीके में आपके लगता है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में भी होगा। तो मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है, उसमें क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। 1919 के अधिनियम में क्या होता है? प्रांतों में द्वैध शासन होता है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका शुरू होती है। और 1935 में क्या करेंगे? प्रांतों में द्वैध शासन रद्द, केंद्र में द्वैध शासन शुरू, और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। आपको सिर्फ 1919 याद रखना है, प्रांतों में द्वैध, केंद्र में दो सदन, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। वो जो पढ़ाऊंगा तब वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा ही सेकंड ग्रेड वालों को। हाँ जी, तो इसमें ये सुधार, ये इनको मिली थी परमिशन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की। कांग्रेस वैसे खफा थी। बाद में 1916 में एक तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ समझौता करेगी, लीग जो 1906 ढाका में बनी। उनको कहेंगे ठीक है, आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हम क्या है, स्वीकार करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। नरम दल और गरम दल का मिलन कब होता है? 1906 के लखनऊ समझौते में। अगर प्रश्न आए कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एक कब होते हैं, कहां पर, किस अधिवेशन में, तो वो होंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगर ये आ जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल को कांग्रेस के अधिवेशन में जो है एंट्री दी गई, तो 1915 आएगा। 1915 में एक अधिवेशन होगा कांग्रेस का, और जो नरम दल के लोग नहीं थे उनको एंट्री नहीं होती थी। लेकिन 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों का देहांत हो जाएगा। पहले गोखले साहब का, फिर मेहता साहब का, ऐसे करके इनका देहांत हो जाएगा। और
फिर कांग्रेस के लोग सोचते हैं कि गरम दल वाले भी अपने ही हैं और बचे कौन है, तिलक है। तो एनी बेसेंट और इनके प्रयासों से क्या होता है, गर्म दल को भी एंट्री मिल जाती है। तिलक 15 वाले सम्मेलन में उसमें भी आए थे। फिर बाद में क्या है कि गर्म दल और नरम दल दोनों एक होंगे। लखनऊ समझौता कहा जाता है, लखनऊ में एक हुए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ए.सी. मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। और जो इन्होंने मुस्लिम लीग की इस मांग को माना था, इस सम्मेलन की इस बात का क्या है, आलोचना किसने की थी, ये याद रखना है। बस इसमें इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों ही बातें ठीक है, राजनीतिक भूल थी, क्योंकि इस समझौते के तहत क्या हुआ था, इस बात को स्वीकार किया था, इसलिए ये भूल थी। व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है। एनी बेसेंट। अब चलता है होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं हमने। यहां पहले मैं लिखता हूं, एक है तिलक। तिलक कब शुरू करेंगे, अप्रैल 1916 में। एक है एनी, एनी कब शुरू करेगी, सितंबर 1916 में। प्रथम होम रूल लीग, इसको प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं। ये कर्नाटक बेलगाम से शुरू हुआ था। कर्नाटक और उसके आसपास बहुत सीमित एरिया में चल रहा था तिलक का होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट का बहुत, अकेले मद्रास में एनी बेसेंट के होम रूल लीग मतलब स्वय शासन, अपना खुद का शासन हो, उसकी 132 शाखाएं अकेले मद्रास में थी। होम रूल लीग में तिलक ने कोई भी पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन एनी बेसेंट खुद इसकी अध्यक्ष बनी थी। तिलक के होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था, जोसेफ बैप्टिस्टा। क्या नाम है, जोसेफ बैप्टिस्टा। और इसकी अध्यक्ष खुद एनी बनी थी। और इसके सचिव कौन थे, केलकर थे शायद, अरुणडेल, और उसके थे अरुणडेल, इसके उसके डेल और इसके केल, ऐसे मैंने याद रखा था। अब हमें ये याद रखना है, तिलक के जो थे ना सदस्य कौन कौन थे, सदस्य देखें याद करके, जी.एस. खापड़े, वी.एस. मुंजे और करंदीकर और एक वेल्लई, ऐसे करके ये लोग इसके सदस्य थे। जरूर याद रखना, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य कौन से नहीं थे, ये थे, ये जरूर पूछा जाता है। इसमें तिलक का नाम या इनमें से किसी का नाम दे देंगे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत सारे फेमस लोग थे, उसकी मैंने लिस्ट ही लगाई हुई है इसमें। अब इस प्रश्न पर आते हैं, टेक्निकली प्रश्न। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अगर आप क्योंकि लगाएंगे, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि इस विरोध में अय्यर ने उपाधि लौटा दी थी, तो ये बात बेतुकी सी लगी। अब यहां पर इसलिए लगाओ, जून 1900 में बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए इस विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या है, अपनी नाइटहुड की क्या है, उपाधि लौटा दी। यह बात टेक्निकली सही हो जाती है। ऐसे प्रश्नों में परिणाम भी देखा जाता है, व्याख्या सही हो रही है, सिर्फ इतना नहीं देखा जाता। ऐसे प्रश्नों में कई बार कारण को पहले पढ़ना पड़ता है कि एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से क्योंकि लगा के देखेंगे आप, ऊपर से पढ़ो तो इसलिए लगा के, दो तरफा आप चीजें चेक कर लोगे। सुब्रमण्यम अय्यर नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जब ये सारा सीन बन जाएगा तब क्या है कि फिर भारत के जो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड वाला वो सीन आता है, उनकी वो घोषणा कर ही देंगे स्वय शासन की। लो भाई, ये आ गया। एनी बेसेंट के द्वितीय होम रूल लीग कब चलता है, 3 सितंबर 1916 को अडयार मद्रास में की थी। इस लीग के महासचिव अय्यर थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इस लीग के सदस्य थे।
मैंने कहा था यहां पर अरुणडेल थे सचिव, और ज्वाल उसमें तिलक वाले में कौन थे? केलकर। ये डेल, वो केल। महासचिव कौन है? रामास्वामी अय्यर। और नाइटहुड उपाधि कौन त्याग रहा है? सुब्रमण्यम अय्यर। शंकरलाल बैंकर, मजरूल हक, हसन इमाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर। जब इसको गिरफ्तार करने वाला और सीन चला था ना, तब ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्ना और ये सारे लोग क्या है, इसकी लीग की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। 132 शाखाएं सिर्फ मद्रास में थी। सबसे ज्यादा फैलाव इसका क्या था? भारत में इसका था। ये उत्तर भारत तक, यूपी, पंजाब, इधर भी थोड़ी थोड़ी, यूपी में भी इसकी, गुजरात में भी शाखाएं थी। अब बात आ जाती है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा 1917। उदारवादियों ने इसे मैग्ना कार्टा कहा क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें थी। और 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी घोषणा की गई थी। इन्होंने स्वै शासन की घोषणा कर दी थी। एनी बेसेंट को गिरफ्तार करते ही काफी मसला हो गया था, तो इन्होंने वो घोषणा कर दी थी 20 अगस्त को, जून में जब गिरफ्तारी हुई। तिलक ने इसे भारत के लिए सूर्य का उदय नहीं कहा, तिलक ने इसका विरोध किया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा का तिलक ने क्या किया था? सूर्य, भाई वो सूर्य जो अपने कहते हैं क्या हो गया, इधर सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, और उधर अस्त होता है ना। आप कहते हैं सूरज छिप गया, जेड़ा ढाली गया सूरज, वो है उदय वाला सूरज नहीं है। इस घोषणा के आधार पर 1919 का अधिनियम पारित हुआ। बिल्कुल ये बात सही है, ये बात गलत है। ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा थी, यानी कि कितने कथन असत्य हैं। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, चौथा कथन सत्य है, यानी कि इसमें कथन 4 असत्य है। ये लो, कथन 4 असत्य है। अच्छा, ये एक प्रश्न बन जाता है। उदारवादी संघ के गठन के संदर्भ में उदारवादी संघ बना था, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया था। किसने बनाया था? ये बनाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्यों बनाया था? यह बनाया था 1918 में उदारवादी नेताओं ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ कहते हैं। मोंटेग्यू घोषणा के सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया था। असल में क्या है, जैसे ही मोंटेग्यू सुधार घोषणा होगी, एनी बेसेंट अंग्रेजों के पक्ष में बोलने लग जाएगी। उसको लगता है कि ये लोग ठीक हैं, बढ़िया है। तिलक का रुख और हो जाएगा, तिलक किसका विरोध करेंगे, तो होम रूल लीग अपने आप ही वो पतन की ओर चला जाता है। कांग्रेस में 1918 में दूसरा विभाजन देखने को मिलता है। अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाएंगे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मोंटेग्यू घोषणा को लेकर इनमें मतभेद था। कांग्रेस में पहला विभाजन 1907 में हुआ था। वो रास बिहारी घोष, कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई थी, सूरत में अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंटी थी। क्यों बंटी थी? क्योंकि मुद्दा था कि स्वदेशी आंदोलन नरम दल कह रहे थे सिर्फ बंगाल तक रहे, गरम दल कह रहे थे पूरे भारत में फैलाना है। यहां पर अखिल भारतीय उदारवादी संघ बना, किस वजह से? मोंटेग्यू घोषणा के सुधारों को लेकर। यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसको और विस्तार कर दिया था, मुसलमानों की जगह और आगे बढ़ा दिया था उन्होंने, सुशासन की और सारी बातों को लेकर इसमें क्या है, इनमें अंतर आ गया था। तो खूब सारी चीजें मैंने इसमें आपको कुछ भी अगर और सुधार की गुंजाइश हो तो आप कमेंट करके बताएं। क्लास ठीक लगे तो भी आप पॉजिटिव कमेंट जरूर दें। शेयर करने की इच्छा हो तो आप कर देना, हौसला बढ़ जाता है। मेरा हौसला आपको पता है बड़ी मुश्किल से ही बनता है, बहुत दिनों बाद क्लास लगी है। फिर अपने इसके आगे की क्लास आपको दे देंगे अगर आपको जरूरत महसूस होती है। अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा नजरअंदाज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।